हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुण एकेडमी इंस्पिरेशन। आज हम ई दृष्टि बुक का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हम इस पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसकी स्टार्टिंग आज राष्ट्रीय परिदृश्य से करेंगे। ठीक, और इसका धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक में एक एक वीडियो डेली अपलोड की जाएगी। ठीक, अब देखते हैं। ये यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि यूपीपीसीएस में इससे 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम जो एग्जाम देते हैं, चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे अदर पीसीएस हो, उसमें भी इससे क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि सभी जो जितने भी एस्पिरेंट है जो इसका एग्जाम देते हैं पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, उनके लिए पता है कि ई दृष्टि की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो करना क्या है, बस आपको ध्यान से इस चीज को सुनना है। बाकी एक एक चीज मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहना और एक एक चीज क्लियर होती जाए। ठीक, हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक शुरू करते हैं। दिया हुआ है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की अगर बात की जा रही है, तो सबसे पहले सोचने की बात यह है कि कार्यात्मक साक्षरता कहते किसे। ठीक, तो देखिए, कार्यात्मक साक्षरता कहते किसे है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें पढ़ना लिखना, जीवन कौशल और संख्याओं का ज्ञान हो, उन्हें बोलेंगे कार्यात्मक साक्षर व्यक्ति। ठीक, देखिए, साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता में डिफरेंस है। ठीक है, साक्षर व्यक्ति उसे बोला जाता है जो पढ़ सके और लिख सके, लेकिन कार्यात्मक साक्षरता का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें पढ़ना लिखना भी आता हो और उसके साथ साथ उन्हें संख्याओं का ज्ञान भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कार्यात्मक साक्षरता व्यक्ति बोलेंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया है कि गवर्नमेंट ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि भाई साहब, वयस्क जो जो व्यक्ति हैं उनको क्या हुआ, 100% साक्षर हो। ठीक, अब व्यस्क व्यक्ति किसे बोला जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो व्यस्क व्यक्ति उनको बोला जाता है जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक होती है। ठीक, तो उनको हमें विशेषकर क्या करना है कि उनकी साक्षरता का ध्यान देना है। अब इसके लिए भाई चलाने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई योजना लानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए किया है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे बोलते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें की जाए। ठीक, अब हम देखते हैं एक एक करके, धीरे धीरे देखते हैं जो करंट में चीजें। सबसे पहले है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अब समझने वाली बात है, इसमें लद्दाख तो हमारा यूटी है और बाकी जो तीनों है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये हमारे स्टेट है। ठीक, तो स्टेट में पहला ऐसा स्टेट जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बना है वो है मिजोरम, और दूसरा ऐसा स्टेट जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बना है वो गोवा है, और तीसरा है त्रिपुरा। वही यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें, तो ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। और इन चारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लद्दाख बना है। तो अगर पूरे इंडिया में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लद्दाख ऑप्शन होगा। अगर स्टेट के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा तो मिजोरम होगा, और यूनियन टेरिटरी में पूछा जाएगा तो एक अकेला अभी तक कौन है? लद्दाख है, जब तक हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें दी गई हैं। ठीक, अब उसी के बारे में समझाया गया है आगे कि कार्यात्मक साक्षरता किसे बोली जाएगी और किसे। अब देखिए आगे क्या चीज बोली गई है। आगे बोला गया है कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। मतलब किया जा सकता है जिसकी भाई साक्षरता जो है पढ़ना लिखना, जहाँ के लोगों को 95% से अधिक लोगों को पढ़ना लिखना आता है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि कार्यात्मक साक्षरता घोषित कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट की मर्जी। ठीक, अब ये चीज करने के लिए भाई उनका पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट रखने हैं? तो इस कार्यक्रम के 5 घटक है। अब ये 5 घटक कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिए एकदम अच्छे से। ये 5 जो घटक है, ये है साक्षरता। ये 5 घटक है, जिसमें पहला है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, दूसरा है मौलिक जीवन कौशल,
तीसरा है बुनियादी शिक्षा, चौथा है व्यवसायिक कौशल और पांचवा है निरंतर शिक्षा। तो यही जो 5 है यह क्या है, कार्यात्मक शिक्षा है। ठीक, आगे देख लेते हैं, वही सारी चीजें जो मैंने बताई वही आगे लिखी हुई कि मिजोरम जो है वो क्या है, पहला भारत का राज्य बना है। ठीक, दूसरा गोवा बना है, और लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण क्या किया है, गौरव इसे प्राप्त हुआ है। ठीक, केरल के बारे में एक बात बोली गई है, नीचे दिया है कि त्रिपुरा बना हुआ है, इसके बारे में बात दी गई है, यही इसमें बोला गया है। ठीक, केरल के बारे में एक बात बोली गई कि केरल में इंडिया में सबसे ज्यादा साक्षरता है, 95% से ज्यादा साक्षरता है, लेकिन उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ठीक, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। अगला टॉपिक है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस अब समझना है हम लोगों को कि भाई साहब संविधान हत्या दिवस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, इसको ध्यान से हम समझेंगे और ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें मैं एक एक करके देखिए। संविधान हत्या दिवस का पहला क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जून को मनाया जाता है, स्पष्ट लिखा भी हुआ है, ये 25 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकालीन लगा हुआ था और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और ये जो आपातकालीन है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपातकालीन है जो हमारे कंट्री के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे लगा हुआ है। इसी के एवज में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। अब ये क्यों मनाया जा रहा है पढ़ लेते हैं, जो जो चीजें लिखे हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकालीन का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब देखिए भाग 18 में 3 मेजर क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक, आर्टिकल 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। ठीक, अभी भारत में 3 बार क्या हुआ है, राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है 3 बार। ठीक, पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ लगा था वो लगा था इंडिया चाइना वॉर के समय। अब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, यानी 1962 में पहली बार हमारे यहाँ क्या हुआ, चाइना से वॉर हुआ, और ये वॉर 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक चला। ठीक, दूसरा वॉर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत पाकिस्तान युद्ध, जब बांग्लादेश एक नया देश बना, तब बना 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और तीसरा आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को लगा। ठीक, तो पहला जो है आपातकाल जब हमारे यहाँ लगा था इंडिया चाइना युद्ध के समय, तो इसको 10 जनवरी 1968 को इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दूसरा और तीसरा संयुक्त रूप से मार्च 1977 को युद्ध समाप्त किए गए। ठीक, इसको अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या आगे कही गई हैं। ठीक, इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ठीक, अब देखिए गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को यह अधिसूचना जारी करके ये बात कह दी कि हम क्या मनाने वाले हैं, हम संविधान हत्या दिवस मनाने वाले हैं। अब ये देखिए क्यों मनाने वाले हैं, इनका कहना है, इस गवर्नमेंट का ये मानना है जिन्होंने ये चीजें बनाई संविधान हत्या दिवस, इनका मानना है कि भाई साहब 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, और जब ये आपातकाल की घोषणा हुई तब तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा, मतलब उस टाइम की 1975 में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों पर जातियां, ठीक, और भारत के लोगों पर जातियां की, अत्याचार किए, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, तो हमें वो दिन याद रहेगा, तभी तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीजें नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये दिवस मनाने की बात कही। ठीक, तो यही चीजें दी गई हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक, अगला है हैदराबाद मुक्ति दिवस। देखिए आपको पता होगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मना किया था कि हम क्या करेंगे कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र अपना राज्य रहेंगे। एक था हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें बोला गया है हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद में क्या हुआ, 13 महीनों के बाद, जब देश आजाद होने के 13 महीनों के बाद 19 सितंबर 1948 को हमने अपनी आर्मी को भेजा और आर्मी ने हैदराबाद पे कब्जा कर लिया, और उसी कब्जा के तहत
निजाम के शासन से वहां के लोगों को आजादी मिली और हैदराबाद भारत का पार्ट बना ऑपरेशन पोलो के तहत। यही बात है, 17 सितंबर याद रखना है, बस यही इसमें याद रखना है। अगला देखना है हमें देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, पहला सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल यानी कि वाहनों का व्हीकल्स वाली चीज है और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो सबसे पहले समझना है कि भाई ये मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होता क्या है। तो देखिए पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि मल्टी मॉडल टर्मिनल एक ऐसी सुविधा होती है जो सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच सामान को सुविधापूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक, ये चीजें लिखी हुई हैं, एकदम स्पष्ट रूप से लिखी। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा ढांचा जो विभिन्न परिवहन के माध्यम से कुशलतापूर्वक किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए। देखिए परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन के हमारे यहाँ कितने माध्यम है, एक सड़क माध्यम है, एक रेल माध्यम है, एक जल माध्यम है, एक हवाई माध्यम है। यही माध्यम अभी वर्तमान समय में हुआ गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 17 जून 2025 को केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में क्या किया है, एक जगह है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ठीक, अब समझने वाली बात है, हरियाणा जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, तो वहां पे अगर किसी भी चीज को अगर आप जोड़ोगे और उसको दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहोगे, कार्गो टर्मिनल को जोड़ोगे, भाई इसीलिए तो रखा गया है ना मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की, जहाँ पे बहुत बल्क मात्रा में चीजें बनेंगी और उससे हम देश के अन्य भागों में चीजों को क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए उन्होंने रखा, तो वो लैंड लॉक है तो वहां से जल मार्ग का तो कोई माध्यम ही नहीं हो सकता है। इसीलिए मानेसर में स्थित एक रेल लिंक के माध्यम से जहां पटली रेलवे स्टेशन है इसको जोड़ा गया है। तो पटली रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है। अब पटली रेलवे स्टेशन से जोड़ने के बाद इस टर्मिनल से और इस जगह से बनी हुई जितनी भी व्हीकल्स हैं साल भर में 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में भरकर पूरे देश में भेजने की व्यवस्था की गई है। और ये 380 शहरों में क्या करेंगे, भेजे जाएंगे माल। ठीक, और यह जो टर्मिनल है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत बना है। ठीक, विकसित हुआ है, राष्ट्रीय पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत ये बना है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं जानना है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। ठीक, देखिए हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है पिछले महीने जो बहुत ही दुखदाई है, उसको जान लेना है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, सबसे पहले बात है कि जो वो विमान है वो किस कंपनी का है, तो भाई वो एयर इंडिया का है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है AI-171 यानी कि एयर इंडिया 171। तो 12 जून का वो दिन था जिस दिन ये घटना हुई। एयर इंडिया का विमान था जिसका नाम है एयर इंडिया 171, यह इसका दूसरा नाम है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। ठीक, तो नाम याद रखना है, एयर इंडिया 171 या बोइंग 8788 ड्रीम लाइनर। ये कहां से कहां जा रहा था इसके बारे में आप देख लीजिए। 12 जून की ये दुर्घटना है, उसके बाद ये विमान का ये अहमदाबाद से लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहा था। मतलब ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ठीक, ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त वहीं हो गया। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एयर इंडिया की ये जो फ्लाइट है जिसका नाम है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये अहमदाबाद से निकली तो थी कितना, 1:38 दोपहर में, और कुछ ही मिनटों के बाद ये क्रैश हो गई। और इसमें 242 लोग क्या थे, सवार थे 242 लोग, जिसमें 230 यात्री थे और उसके क्रू मेंबर 12 थे, जिसमें से पायलट भी थे और एयर होस्टेज भी थी। तो 242 लोगों में से 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। जिस सारे के सारे लोग इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, भाई चमत्कारिक रूप से ये भाई बच गया है हमारा, इसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। ये जो विश्वास कुमार रमेश है ये इंडियन मूल का
ब्रिटिश नागरिक। ठीक, ये क्या है, इंडियन मूल का ब्रिटिश नागरिक है जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, यही बच गया है। ये जो, लेकिन इस पूरे हमले में, पूरे मतलब इंसिडेंट में, मतलब इस दुर्घटना में क्या है, 280 लोगों की मृत्यु हुई है। अब ये 280 लोगों, क्योंकि विमान में 242 थे, एक बच गया, 241 हो गए। लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी ये क्या है कि बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, बीजे मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद में, वहां उसके हॉस्टल में दोपहर का टाइम था, बच्चे लंच कर रहे थे और उसी में जाके ये विमान लड़ गया। जब उसमें ये टकरा गया तो वहां पे बैठे हुए भी कुछ स्टूडेंटों की डेथ हो गई है। ठीक, इसमें एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है विजय रूपाणी, वो भी जा रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक, इसमें इतनी ही चीज जाननी है। और अगला देखना है कि इस विमान के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है विमान के बारे में, ये चीजें हैं कि ये विमान डबल इंजन का विमान था। इसको 2000, ये डबल इंजन का क्या था, विमान था। एयर इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जो मरे हुए नागरिकों में क्या है, 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडा का नागरिक था। ठीक है, और ये जो विमान है ये डबल इंजन का विमान है। क्या है, डबल इंजन का ये विमान है और पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में इसे सम्मिलित किया गया था। मतलब पहली बार इसे इन सब ट्रेवलिंग में कब सम्मिलित किया गया, 2011 में सम्मिलित किया गया था। ये इसके बारे में, इसमें बोला गया है टाटा सन्स कंपनी ने बोला है कि हम 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे। वहीं एयर इंडिया ने इसके अतिरिक्त 25 लाख मुआवजे की बात करी है। ये मुआवजे की बात, टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपया, एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए मुआवजे की बात करी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे एक चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट रिकॉर्डर। देखिए फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है, फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर उपकरण होता है जिससे विमान में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिलती है। इसको ब्लैक बॉक्स भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, अब इसमें 2 प्रकार की डिवाइस लगी रहती है, एक डिवाइस को बोला जाता है FDR और दूसरे को बोला जाता है CVR। हमें मेन तरीके समझना है। देखिए CVR में लिखा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड, मतलब जब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो कॉकपिट में जो बैठे हुए पायलट हैं वो आपस में बात करते हैं कि भाई क्या बात हो गई, क्या नहीं हो गई, ये सारी बातें करते हैं। तो ये उसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है और ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत बनाया जाता है जो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान झेल सकता है और वो 3400 मतलब 3400 जी की टक्कर भी सह सकता है। तो यानी कि विमान में कुछ भी हो जाए वो उससे बच जाता है। उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन के इस बात का अनुमान लगाते हैं, जांच में हमें फायदा मिलता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, इसके बारे में बात करता है। तो ये फ्लाइट रिकॉर्डर के बारे में, और किस कलर का होता है, ये नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, इसे याद रखिएगा। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदियों के बारे में देखिए, इसमें 4 विमान दिया हुआ है ना, इन 4 में से भाई साहब 3 तो एयर इंडिया के ही, जैसे 1985 एयर इंडिया, अगला है 1978 1978 का एयर इंडिया। ठीक, और 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना, ये भी एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये 3 तो एयर इंडिया के ही हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि एक जो है 1985 में अटलांटिक महासागर में विस्फोट के कारण ये हो गया था। दूसरा जो है एयर इंडिया के फ्लाइट में क्या हुआ था, ये दुबई से जा रही थी, समुद्र में गिर गई थी, और तीसरी क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक, तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे। तो इसमें इतना ही जानना था कि ये कहाँ से कितने तारीख की ये घटना है, तो 12 जून 2025 की अहमदाबाद से ये लंदन जा रही थी। विमान का नाम क्या है, AI-171 बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर। ठीक, अब देखिए, देख लेते हैं हम। इसमें दिया हुआ है केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति। देखिए जाति जनगणना को लेके हमारे देश में अलग बवाल मचा हुआ है और अलग अलग स्टेट इसको करा भी रहे हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जातिगत जनगणना में ये होता है कि हम स्टेट में जान सकते हैं कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं और किनका कितना परसेंटेज है। उसी हिसाब से मतलब ये होता है कि भाई उनको उतनी ज्यादा क्या है कि उतने हिसाब से रिजर्वेशन या जो भी चीज गवर्नमेंट फैसिलिटी देना चाहे वो दे सकती है। तो इसी के आधार पर बात होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि पहली बार हमारे देश में कब क्या हुआ था, जातीय जनगणना हुई थी। तो 1931 में पहली बार हमारे यहाँ जातीय जनगणना हुई थी। ठीक, हमारे देश में पहली बार 1931 में क्या हुई थी, जातीय जनगणना हुई थी। ठीक,
उसके बाद से क्या है, अभी तक नहीं हुई है। अभी क्या है कि 2011 के बाद 2021 में हमारे यहाँ जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड आने के चक्कर से वो क्या हुआ, पोस्टपोन हो गई, तो नहीं हो पाई। तो अभी जनगणना 2027 में होनी है। तो बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हम 2027 में जब हम ये चीजें कराएंगे, जनगणना कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी समय आप लोगों मतलब कि जातीय जनगणना भी हम करा देंगे। अब जनगणना के बारे में आप लोग जान लीजिए कि जनगणना क्या है चीजें। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ये संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 246 में आता है और 7वीं अनुसूची का भाग है। ये इतनी चीजें याद रखना है। संविधान के किस आर्टिकल्स के तहत जातीय जनगणना मतलब जनगणना होती है, जातीय जनगणना तो उसके अंदर का पार्ट है। जनगणना आती है तो ये आता है आर्टिकल 246, अनुसूची है 7वीं। बस इतना ही इसमें जानना है। अब देखिए आगे क्या जानना है कि जो 2027 में जनगणना होगी वो 2 चरण होगी। पहला जो चरण होगा वो हिमालयी राज्यों के लिए होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए होगा। ये 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हो जाएगी और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027। ठीक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है। आगे चलते हैं। ठीक, अगला अगला है टॉपिक हमारा चिनाब रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च। ठीक, चिनाब रेल पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अब हमें समझना है कि ये कहाँ बना है, कैसे बना है, क्या नहीं। ठीक, सबसे पहले समझिए, इसमें लिखा हुआ है चिनाब रेल पुल, रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है। तो भैया रियासी जिले में बना है और रियासी जिले में चिनाब नदी बहती है, उसी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च, इंडिया का नहीं विश्व का। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए आप लोग। ठीक, जो इसमें सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी हाइट जो है 359 मीटर है। ठीक, मतलब नदी तल से 359 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1315 मीटर। ठीक, तीसरी चीज जो मैंने हाईलाइट करी है वो देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है कि 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप ये झेल सकता है। 8 रिक्टर स्केल का भूकंप का मतलब ये हो गया कि ये रिक्टर स्केल कौन सा पैमाना है, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा देश में, कि मतलब भाई इतना भूकंप झेल सकता है, तो यानी कि बहुत पावरफुल है। उसके अलावा 260 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को ये झेल सकता है। और लगभग इसका जो आयु है, एज है इस पुल की, ये 220 वर्ष तक तो ये स्टेबल बना रहेगा ये। ठीक, इतनी बात के बारे में बताई गई है। तो ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च। आर्च ब्रिज का मतलब क्या है, आप फोटो डाल के देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि नीचे से कोई हमने सपोर्ट नहीं दे रखा है, सारा सपोर्ट ऊपर है और ये अर्धचंद्राकार के आकार में है। ठीक, अब इसमें बताया गया है कि इसे बनाया किसने है। ये देखिए भारतीय रेलवे के उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक को जोड़ता है। ये उसी पे बना हुआ एक पुल। देखिए इसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया चिनाब रेल पुल का। इसे बनाया किसने है, तो इसको बनाया है किसने, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने। उसके साथ साथ भारत की कुछ आईआईटी ने हेल्प करी है और डीआरडीओ लोगों ने मिलकर इसे बनाया। तो याद रखना कोंकण रेलवे, हमारे यहाँ जो कोंकण वाली जो रेलवे है वो कर्नाटका कहाँ से, रोहा से और मंगलुरु तक चलती है। ठीक, मतलब मुंबई के, महाराष्ट्र के रोहा से मंगलुरु तक चलती है। वो 760 किलोमीटर समथिंग उसकी क्या है, लंबाई है। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, आईआईटी के संस्थानों ने और डीआरडीओ ने मिलकर इसे बनाया और ये पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चरल का इसमें उपयोग किया गया है। -10 से 60 वो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान, कितना -10 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये सेट कर सकता है ये पुल। ठीक, यही इसमें चीज बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, ये एफिल टावर से भाई साहब 35 ऊंचा है। और ये बनाने की बात किसने सोची, इसके बारे में बहुत 2003 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब उन्होंने ये ब्रिज बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। क्या काम हो रहा है, 22 साल लग गए इस पुल को बनने में। 2003 की सोची हुई थी, अब बन रही है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इसी दिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। अब देखिए केबल स्टे ब्रिज का है, अंजी ब्रिज वहीं पे बनाया गया और इसे भी उसी नदी पे बनाया गया, लेकिन इसमें बताया गया है कि इसे भी नीचे सपोर्ट नहीं किया, इसको भी केबल से सपोर्ट करके बनाया गया है। तो ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। देखिए वैसे तो केबल ब्रिज हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन जिस पर रेलवे चलेगी ये पहला ब्रिज है। तो अंजी ब्रिज क्या है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन वहीं रियासी जिले में ही किया गया है। ठीक, आगे आ जाते हैं। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज देख लेते हैं। दादुहे रेलवे ब्रिज चुआंगजांग, ये जो है 380 मीटर की ऊंचाई है, लेकिन ये आर्च ब्रिज नहीं है, क्योंकि आर्च ब्रिज में तो विश्व में सबसे ऊंचा हमारा है, जिसकी हाइट इससे कम है, 380 से 359 है, 359 है, तो ये नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा और कुछ इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कहाँ स्थापित हुआ है भाई साहब, ताप विद्युत परियोजना। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थापित की गई है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये स्थापित की गई है। ठीक, इसको 3 इकाई इसकी है, 3 चरणों में इसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, और इसकी जो टोटल जो कैपेसिटी होगी वो 1980 मेगावाट की होगी, जिसमें पहले चरण की इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 में जो यूनिट में बांटा जाएगा उसमें 60 मेगावाट की चीजें रहेंगी। अभी क्या है कि पहला जो है वो समर्पित किया गया। देखिए इसको बनाया बनाया किसने है, इसको बनाने वाली केंद्र सरकार की उद्यम एनसीएल लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी आरबी यूएनएल ने संयुक्त रूप से इसे बनाया है। ठीक, दो ने बनाया है। अब क्या नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ने कानपुर। ठीक, और इसकी पहली इकाई यानी कि 660 मेगावाट की सम्मिलित कर दी है। अब इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें भागीदारी किसकी किसकी है, कौन कितना कितना भागीदारी करके इसे बनाएगा। तो इसमें एनएलसी जो इंडिया है वो 50% की भागीदारी है और यूपी आरबी एनएल की 49% की भागीदारी है। ठीक, तो इसकी 51 किसकी सेंट्रल की है और यूपी की कितनी भागीदारी है, 49% की इसकी भागीदारी है इसको बनाने में। ठीक, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि इसकी 75% बिजली जो है उत्तर प्रदेश को मिलेगी और सिर्फ 25% बिजली असम सरकार को आवंटित की जाएगी। ठीक, और इस परियोजना मतलब 75% किसको मिलेगी, यूपी को, भाई जहाँ बन रही है, और उसका जो 25% है वो असम राज्य को मिल जाएगी, और शेष जो 2 इकाइयां हैं वो 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। ठीक, और पूर्ण जो है तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर प्रतिवर्ष 14,000 बिलियन का उत्पादन होगा। ठीक, इसमें और कुछ नहीं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई, तो कानपुर में स्थापित की गई। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो ये है 1980 मेगावाट की, और 3 टुकड़ों में करेंगे 760 और एनएलसी इंडिया द्वारा बनाई। अब एनएलसी का फुल फॉर्म क्या है, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ठीक, आ जाते हैं आगे। अगला है लोक माता देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महिला सम्मेलन। ठीक, तो समझ लेना, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। अब सबसे पहले समझ लेना है कि कौन है देवी अहिल्याबाई, कौन है देवी अहिल्याबाई। मालवा का पठार, मतलब मालवा का जो क्षेत्र है एमपी में जो आता है, वहां पे ये पुराने समय में क्या थी, ये राजघराने से संबंधित रखती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। और ये क्या है, मालवा की प्रसिद्ध महारानी है, और इनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका आयोजन किया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है इसमें, अहिल्याबाई जी के लिए एक डाक टिकट भाई साहब जारी किया है, और 300 रुपए का, क्योंकि 300वीं जयंती है तो 300 रुपए का विशेष मूल्य का सिक्का जारी किया है। देवी अहिल्याबाई के 300वें जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया गया है और 300 रुपए
मूल्य का एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। अब ये जो सिक्का बना है ये कोलकाता टकसाल में बना है। अब समझ लेना है कि भैया हमारे भारत में सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं। तो सिक्के भारत में हमारे यहाँ 4 जगह बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे? एक तो कोलकाता जो इसमें बता दिया गया है, उसके बाद मुंबई में बनता है, तीसरा हैदराबाद में बनता है और चौथा नोएडा में बनता है। ये 4 जगह हमारे यहाँ सिक्के बनते हैं। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में ये सिक्के बनते हैं। इसमें देखिए एक पुरस्कार भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को पुरस्कार भी प्रदान किया। ठीक, इसी समय जब ये आए थे तो इन्होंने पुरस्कार, और यह पुरस्कार किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को मिला। किसको मिला है ये पुरस्कार? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार मोदी जी ने किसको दिया है? यहाँ पे जब गए थे 300वीं जयंती पर, एक ये बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया है। अब देवी अहिल्याबाई के बारे में जान लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1975 को हुआ था, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। इन्होंने शासन किया 1795 यानी 1795 तक इन्होंने शासन किया। ठीक, इनकी जो राजधानी थी ये कहाँ थी? नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वर में थी। इन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह कराने के लिए इन्होंने क्या किया? मतलब स्त्री को शिक्षा देना, विधवा का पुनर्विवाह कराना, बाल विवाह को निषेध करने जैसे विचारों की अग्रदूत। क्योंकि महिला है तो महिलाओं के लिए तो काम करेंगे, तो इन्होंने काम किया, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, विधवा पुनर्विवाह करवाने के लिए काम किया, और जो बाल विवाह होता था इस कुरीति को इन्होंने समाप्त किया। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि अपने ही राज्य में इन्होंने क्या किया? महिला सेना इकाई बनाया। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें, ठीक, इनके बारे में इतनी ही, इससे ज्यादा नहीं जानना है। आगे है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक, अब समझना क्या है, ताप्ती नदी बहती कहाँ है? ताप्ती नदी जो है हमारी निकलती है एमपी से। ठीक, और बे ऑफ अरबियन सी में ये क्या होती है? गिर जाती है, अरब सागर में ये गिर जाती है ताप्ती नदी। ठीक, तो इसमें देखिए दिया क्या है, इसमें बोला गया है कि ताप्ती नदी मेगा रिचार्ज, ये दो राज्यों की संयुक्त पहल है। दो राज्यों कौन है? एमपी है और मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? इसका उद्देश्य है जल संकट में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई। भाई आप महाराष्ट्र का भूगर्भ वाले या बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे आप जाएंगे, मतलब कई कई किलोमीटर से महिलाएं जो है घड़ा लेकर जाती हैं और पानी भर के लेके आती हैं। तो जल संकट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा खेत बिना सिंचाई इरिगेशन के छूट जाते हैं जहाँ पे फसल नहीं हो पाती है। उसी के ऊपर ये एक परियोजना इन्होंने बनाई है, तो जिसका नाम है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल के स्तर को बढ़ाना और पेयजल की आपूर्ति करना, यही इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक, इसमें इसमें क्या हुआ है कि जब इस संयुक्त परियोजना की बात हो रही थी तो संयुक्त परियोजना में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम, मध्य प्रदेश के कौन है भाई? मोहन यादव है, और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने एक एमओयू पे साइन किया है। ठीक, यही इस पे हुआ है। ठीक, और इसके बारे में देख ले, ये विश्व की सबसे बड़ी भूजल भरण योजना है, मतलब ग्राउंड वाटर के लिए जो काम करने वाली जो योजना है, ये सबसे बड़ी योजना है। ठीक, इसके बारे में बहुत सारे ये दिए हुए हैं, जिले दिए हुए हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि एमपी के जिले अब हम याद करें। ठीक, आगे देख लीजिए, इसमें क्या बात कही गई है? भारत सरकार इसकी लागत का 90% क्या है? भारत सरकार वहन करेगी जितना खर्च आएगा, और सिर्फ 10% में एमपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएगी। ये बात कही गई है कि 10% का खर्चा एमपी और महाराष्ट्र उठाएगी और 90% इंडिया गवर्नमेंट उठाएगी। इसके अलावा जो कुछ अंतरराज्यीय जल नदी परियोजना है उसके बारे में देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसे हम जानते हैं पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। मध्य प्रदेश बेतवा की बहुत अच्छी बहुत बड़ी ये नदी जोड़ परियोजना है, मध्य प्रदेश यूपी की है, और ये पार्वती काली लिंक है। ठीक, अब देखिए ताप्ती नदी के बारे में बता चुका हूँ कि ये भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है और ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और ये एमपी के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, 724 किलोमीटर की दूरी में बहती है। ठीक, और खंबात की खाड़ी में
ये गिर जाते। आगे देखते हैं, पहलगाम से युद्ध विराम तक, ये अभी का टॉपिक है, बहुत ही रिसेंटली है और बहुत ही दुखद ये घटना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, पहलगाम से युद्ध विराम, सबसे पहले ये जानना है कि पहलगाम में क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक, तो इसमें डेट पहले याद रखना है कि ये पहलगाम अटैक कब हुआ, तो ये हुआ है 22 अप्रैल 2025, पहला। दूसरा है कि ये किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव के बैसरन घाटी, कहाँ हुआ है ये बैसरन घाटी, पहलगाम, अनंतनाग जिले में ये हुआ है। ठीक, ये हमला हुआ है, समझ गए, बैसरन घाटी में ये हमला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि अनंतनाग जिले के पहलगांव में लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में हुआ है। अब हुआ क्या है भाई, पर्यटक वहां घूम रहे थे, गर्मी का दिन था, ठंडा प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहां गए हुए थे, घूम रहे थे, वही आतंकवादी है और आतंकवादियों ने क्या किया, हथियारों से लैस थे और उन्होंने धर्म पूछ के, पहली बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि धर्म पूछ के आतंकवादियों ने गोली चलाई और उनकी पैंटें उतरवा के चेक करके भाई गोली मार दी, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि क्या हो कह के गोली मार दी। ठीक, इस प्रकार की घटना हो गई। अब जब ये घटना हो गई तो इसके बाद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट ने 6 से 7 मई 2025 की रात को प्रतिशोधी जवाबी कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई का जो नाम था ऑपरेशन सिंदूर था। ठीक, तो जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके एवज में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई की, उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए 2-3 चीज इसके आगे और है लिखी हुई है, वो याद है। हमने जो पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले जो कार्रवाई की है, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की है और 2020 में बालासोर हवाई हमले की कार्रवाई हमने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 25 पर्यटक भारतीय थे और एक नेपाल का नागरिक था। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमला होता है तो आतंकवादी समूह क्या होता है, हमले की जिम्मेदारी लेता है। तो इस हमले की भी जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली है, जिसका नाम है द रजिस्टेंस फ्रंट, TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बोले जाते हैं ये क्या है, ये लश्कर से होता है भाई। ठीक, अब इंडियन गवर्नमेंट ने जांचबीन बैठाई, जब ये भाग गए आतंकवादी तो जांचबीन बैठाई कि भाई कितने आतंकवादी थे, तो हमें पता चला कि इसमें 4 आतंकवादी हैं और 4 आतंकवादी में घर में वाली बात आ जाती है, जिसमें 2 पाकिस्तानी, 2 हमारे भारत के ही निवासी थे। समझ गए आप, तो इनका नाम देख लीजिए, कोई जरूरी तो नहीं है लेकिन देख लीजिए, आतंकवादियों का नाम पढ़ना पड़ रहा है, इससे ज्यादा दुख की बात क्या। अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तानी नागरिक था, आसिफ फौजी पाकिस्तानी नागरिक था, आदिल हुसैन ठोकर यह अनंतनाग का निवासी था, वहीं का जहाँ ये घटना हुई है, और एहसान पुलवामा का है। ठीक, आगे देखते हैं। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता को भाई सीधा हमला मानेगा, ये हमला है तो इसको अपनी संप्रभुता का सीधा हमला मानेंगे नहीं मान, और इसके मामले में हमने काम किया। अब क्या क्या काम किया जब ये घटना हुई, तो सबसे पहले तो हमने अगले दिन मीटिंग की, 23 अप्रैल को, 22 अप्रैल को जब ये घटना हो गई, 23 अप्रैल को हमने मीटिंग की और इंडस वाटर ट्रीटी को हमने पहली चीज कि भैया हमने बोला कि जल और खून एक साथ नहीं रह सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं रह सकता, ये डायलॉग था। ठीक, अगला है कि अटारी और बागा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, ये भी सही डिसीजन लिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। सार्क वीजा छूट पर पाकिस्तान के नागरिक हमारे यहाँ भारत यात्रा करने आते थे, वो भी प्रतिबंधित है। पाकिस्तान में ट्रीटमेंट इतना महंगा है और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है कि वो लोग हमारे यहाँ आते हैं इलाज कराने, तो इलाज कराने तो ये भी बंद हो गया, इसी के थ्रू आते थे। फिर हमने अपने सशस्त्र बलों की मीटिंग की और उसके बाद ये हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने चलाया, ये हमने 6 से 7 मई को किया और इसमें हमने क्या किया, 9 लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें से 5 आतंकवादी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थे और 4 लक्ष्य हमारे थे पाकिस्तान के अंदर प्रांत में, पंजाब प्रांत में। जैसे पंजाब प्रांत के अंदर बहावलपुर था, मुरीद के था, साकरगढ़ था और सियालकोट ये था।
ये सारी चीजें थी। फिर बहुत सारे लोग मारे गए, इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अब कौन कौन से मारे गए थे हमें उससे कौन कौन आतंकवादी मारे गए। अब आते हैं हम इसमें 7 मई 2025। 7 मई 2025 को जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन चलाने का दावा। देखिए युद्ध विराम के बारे में हम युद्ध विराम के बारे में सुनते हैं। युद्ध विराम का इसमें भी एक अलग क्लाइमेक्स है कि युद्ध विराम कैसे हुआ। आप लोगों ने मिसाइलें देखी होंगी इधर से उधर जाते हुए तो यूट्यूब पे, तो अब देख लेंगे युद्ध विराम कैसे हुआ। अब देखिए युद्ध विराम 10 मई 2025 पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री डीजीएमओ जिनका नाम है मेजर जनरल आसिफ अब्दुल्ला, वो भारत के जनरल राजू भाई को हॉटलाइन पर कॉल करते हैं और बोलते हैं आपका प्रस्ताव रख देते हैं। इतना सब कुछ करके ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ चल गया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, डीजीएमओ से पाकिस्तान की कॉल आती है और हमारे डीजीएमओ बात करते हैं और हॉटलाइन पर बात करके कहते हैं कि सीज फायर कर दो। ठीक, इसके बाद से होता क्या है, दोनों में भाई गुप्त वार्ताएं होती हैं और उसके बाद से क्या होता है कि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कब? 10 मई को दोनों ने कर दी। अब पता नहीं क्यों कर दी, क्या कर दी, अब ये सब तो भाई हमें नहीं पता है हम लोगों को। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी और 4 बातें कहे जाते हैं हर, जब कोप में भी गए थे 26 में तब भी वो कुछ बोल गए थे, अभी भी उन्होंने कुछ बोल दिया। तो उन्होंने 4 बातें, अब कौन कौन सी बातें बोली। पहली बात जो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, खून और पानी का, ये तो बात सही है। उन्होंने बोला कि परमाणु ब्लैकमेल की पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उन्होंने एकदम सही बोला कि परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगी, ये बात उन्होंने सही बोली। उन्होंने बोला कि आतंक शरणदाता अपराधी माने जाए, मतलब भाई आतंक के जितने भी ऐसे कंट्री हैं जो क्या करती है कि आतंकवादियों को शरण देती हैं, चाहे हमारे हो चाहे बाहरी हो, उसको भाई हम भी क्या मानेंगे, अपराध मानेंगे। एकदम सही बात है कि आतंकवादियों को कोई शरण दे। और चौथा क्या जो मुझे अच्छा लगा, जवाब तो दिया जाएगा, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करी गई और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने दोनों इंडिया और पाकिस्तान को, अब वो क्या सच्चाई है क्या वो हमें नहीं पता है। इसके बाद एक और चीज जवान है, पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे हमले में बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया था, जिसको उसके बाद हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म कर दिया तो 17 मई को एक सर्वदलीय का गठन किया। उन्होंने बोला कि 32 देशों के ये जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल ये जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे ये वेल प्लानिंग सारी चीजें करता है और उसकी पोल खोलेंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, शशि थरूर कांग्रेस के, रविशंकर प्रसाद थे, संजय कुमार झा थे और ये सारे लोग थे। ठीक, देख लेते हैं। देखिए इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रयुक्त होने वाले हथियार थे, इसमें यार हथियारों के बारे में तो कितना देखेंगे, बस ये देख लीजिए हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है राफेल है और इसके बाद से आगे हम देख लेते हैं कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसके बाद से S-100 है और आकाश है है। ये डीआरडीओ ने विकसित किए। बाकी S-400 राफेल के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में हम सबने पढ़ रखा है कि राफेल किसका है। और हम लोग फ्रांस से लाए थे खरीद के, इस पे बहुत विवाद भी हुआ था, डील के बारे में न्यूज में भी रहता। ब्रह्मोस जो इंडिया और रसिया दोनों मिलकर बनाती है, S-400 ये रसिया से हमने खरीदा है और आकाश डीआरडीओ ने भारत में बनाई है। देखिए डीआरडीओ के क्या क्या है, चेयरमैन कौन है इस टाइम, सबीर भी आगे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है। क्या हुई है? उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए भाई ये सेमीकंडक्टर कहते हैं किसे, आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होती है जिसकी विद्युत चालकता चालक और चालक के बीच की होती है, मतलब जिसमें चालकता भी है, मतलब कि जिसमें करंट आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये दोनों के बीच की चीजें, तो भाई अगर ऐसी चीजें अगर हम अपने घर में इसको सही तरीके से यूज करके लगाएं तो करंट ना लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी, और इसको जितनी भी इसकी चिप बनेगी
वो भी हमारे कंप्यूटर में लोहे वोहे रहेगा तो नहीं लगेगा, तो ठीक काम करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के डिजिटल जमाने। तो समझिए इसमें बोला क्या गया, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उत्पादन को आत्मनिर्भर करने के इस मोड में काम कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या है, चिप निर्माण कि जितने भी यूनिट है उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इनको चिप बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसी के एवज में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है और इसके तहत ये चीज बनाई जा रही है। ठीक, तो देखना है कि 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत के सेमीकंडक्टर छठवीं, याद रखना है, छठवीं सेमीकंडक्टर यूनिट में स्थापित, मतलब अभी तक 5 बन चुकी है, ये छठवीं, ठीक, सेमीकंडक्टर यूनिट। अब 5 और कौन सी है वो हम बाद में, अभी देखना है कि ये कहाँ पे स्थापित हुई है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारी पटना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एयरपोर्ट नोएडा के नजदीक स्थापित, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे जेयर एयरपोर्ट जो बन रहा है नोएडा में, उसी के आसपास ये स्थापित हुई है। इसको स्थापित करने की दो मेन कंपनियां होंगी जो इस पे काम करेंगी। वो एक कंपनी है हमारी एचसीएल और एक हमारी कंपनी है फॉक्सकॉन। ठीक है, ये दो कंपनियां मिलकर काम करेंगी। फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान की कंपनी है और जो एचसीएल है वो हमारी इंडिया की कंपनी है। ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं इस पे। ठीक, अब देख लीजिए, ये जो यूनिट है मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले पे काम करेगा। ठीक, इसके बारे में अब देख लीजिए, जो 6 की हमने बात करी थी ये 6वां है, तो 5 और कौन कौन से हैं। तो पहला जो खुला है वो गुजरात में खुला है, दूसरा जो है गुजरात में खुला है, तीसरा असम में खुला है, चौथा गुजरात सारण में, पांचवा गुजरात सारण में। अब ये छठा जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के पास खुला है। ठीक, तो अब कहने का मतलब है कि 4 गुजरात में है, एक असम के मोरीगांव में है और अभी लेटेस्ट वाला यूपी में। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है 2 उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा और बेंगलुरु में इन्होंने स्थापित किया। किसको, ये भी है सेमीकंडक्टर के ही बारे में, रेनिसेस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। इसका काम क्या है, इसका काम है भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तक की तकनीक, 3 नैनोमीटर तकनीक पर ये चिप डिजाइन करेगी। भाई 3 नैनोमीटर की अगर चिप बन जाएगी तो बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, तो भाई जगह कम लेगी, अगर सारी चीजें उतनी करे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हमारे यहाँ यूपी में हुई। ठीक, कहाँ हुई है, जेएल एयरपोर्ट के पास। किसने किसने की है, तो एचसीएल हमारी कंट्री, हमारी कंपनी और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन मिल गए। अगला देखते हैं, अगला है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे, यानी जन सुरक्षा योजना में क्या क्या योजनाएं हैं और उसके 10 वर्ष पूरे हुए, मतलब 2015 में ये योजना आई थी और 2025 में इसके कितने 500 वर्ष पूरे, 10 वर्ष पूरे हो। देख लेते हैं ये कौन कौन सी योजना है और ये कब आई थी, समझने वाली बात है। भारत में सामाजिक सुरक्षा 9 मई 2015 को सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजनाओं का शुभारंभ किया। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने, ठीक, सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए इन्होंने 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई। अब 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं कौन है, पहली है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी अटल, ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी है अटल। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक, अब देखिए इसके 9 मई को हुआ था, तो 9 मई 2025 को इसके 3 वर्ष, वो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इसमें देखना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर 23.6 करोड़ लोगों ने नामांकन करवाया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने नामांकन करवाया। वहीं अटल पेंशन योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने नामांकन करवाया। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 9 लाख से अधिक परिवार और 18,000 से अधिक की बीमा राशि प्रदान की गई। ठीक, इसमें 51 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। इसमें मेन चीज देखिए आप समझ,
इसमें अटल पेंशन योजना में भाई क्या है, 47% महिलाओं ने भागीदारी बनी है इसकी। और बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, मानधन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीन के बारे में। देखिए पहला योजना को डिटेल से पढ़ो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये तीनों योजनाएं कब आई थी? ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को आई थी। ठीक, अब देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना का मतलब है भाई कि जीवन की ज्योति बुझ जाए, यानी कि किसी भी कारण से मृत्यु पर जीवन बीमा प्रदान कर दिया जाए। ठीक, किसी भी कारण अगर आपकी डेथ हो जा रही है तो आपको ये बीमा प्रदान किया जाएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना। और देखो करना क्या है भाई, 18 से 50 वर्ष तक की आयु में क्या होगा कि आप बैंक में कहीं आपका खाता होगा, नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खुलवाए होंगे। उसमें क्या करना है कि प्रति वर्ष 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा प्रति वर्ष। फिर अगर इस प्रकार की कोई घटना हो गई तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 2 लाख रुपए का टर्म एवं प्रदान। ठीक, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बस यही काम है कि अगर मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो 2 लाख रुपए का एक वार्षिक टर्म जीवन कवर प्रदान करेगी और प्रति वर्ष आपको 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा हर वर्ष। ठीक, आगे देखिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ये दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें मतलब चोट वोट लग गई इसकी योजना है। इसके अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखें पूर्ण रूप से चली जाए या कोई क्षतिपूर्ति हो जाए या एक आंख की रोशनी चली जाए तो बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच में प्रति वर्ष 20 रुपए का प्रीमियम देना। ठीक, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम देना होगा 18 से 70 वर्ष तक की आयु। तब आपके साथ अगर कोई भी आपके शरीर का अंग डिफाल्ट हो जाता है या आंख खराब हो जाती है, नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। अटल पेंशन योजना के बारे में आते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के बीच के लोग अगर बैंक में पैसा उसी हिसाब से उन्हें 5,000 रुपए पेंशन मिलेगा 60 वर्ष की आयु के बाद। मतलब जब आप रिटायर हो जाते हैं तो असंगठित क्षेत्र का आदमी कहाँ पेंशन मिलती है, सरकारी आदमियों का भी अभी पेंशन बंद है, तो उनको मिलती है, मान लो सरकारियों को नहीं मिलती थी, तो अभी भाई जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको कहाँ मिल रही है, तो उन्हीं के लिए ये योजना है कि 1,000 से हम 5,000 रुपए के बीच में आपको पेंशन देंगे प्रति माह। लेकिन आपको 18 से कितना 40 वर्ष तक की उम्र तक आपको क्या करना होगा, प्रीमियम कुछ ना कुछ बैंक में जमा करते रहना होगा, वो आप ही का पैसा होगा, उसी हिसाब से जोड़ के कुछ गवर्नमेंट जोड़ के देगी। आगे हम देखते हैं, ये भाई एक टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर। ठीक है, तो विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वेब, ये 2025 में मनाया गया। अब इसमें समझना भाई क्यों मनाया गया, पहले देख लीजिए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में, मतलब फिल्म में, मीडिया में, संगीत में, गेमिंग में, एनिमेशन में जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव एवं ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। तो उसमें पूछेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी कितने, तो जितने भी ये यूट्यूब गेमिंग हो रही है, वीडियो बन रही है, टिकटॉक, ये इन्हें इन्फ्लुएंसर बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजों को क्या है भाई, ये ऑरेंज इकोनॉमी। भाई पैसा तो जनरेट हो ही रहा है ना, रोज थार बुलेट और ये सारी चीजें आ रही है, तो ये इसी से आ रही है। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी है। इसी के बारे में, इसी के ऊपर इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 2025 में मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया है। और ये इस प्रकार का पहला सम्मेलन है। ये 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में खुला। इसकी परिकल्पना क्या है, इसकी परिकल्पना है रचनाकारों को जोड़ो और देश को जोड़ो, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। ये क्या है, इसकी परिकल्पना है। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस, ठीक है, महाराष्ट्र दिवस यानी कि महाराष्ट्र दिवस कब होगा, 1 मई को है भाई। 1 मई को अलग हो गए थे ये और गुजरात 1960 में से। ठीक है, तो क्या है कि उसके बाद 100 से अधिक देशों के भाई इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर और कलाकार आए थे। 100 देशों से अधिक देशों के भाई इसमें आए थे और उपस्थित हुए थे। इसका आयोजन किसने किया था, तो इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, तो जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से
ठीक, आगे देख लेना है इसमें और क्या चीज। इसी के साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल 2025 का भी आयोजन 77 देशों ने भागीदारी की। ठीक, इसमें हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी करी जा रही है औपचारिक रूप से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की जो स्क्रीन कैटेगरी संस्थान है और भारत की फिल्म इंडिया स्टडी कलेक्टिव है, इन दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। हम न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव का क्या करेंगे, हम आयोजन करेंगे। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक, तो यही ये सम्मेलन है। ये जो सम्मेलन है ये क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म है, वेब शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। आयोजन हुआ है मुंबई में, पहली बार हुआ है, 100 देशों से अधिक कलाकार हैं। और इसको जो ये किसके अंतर्गत आयोजन किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2029 तक 50 अरब डॉलर से अधिक का इसको बाजार बना देना। कितने का भाई साहब, 2029 तक 50 अरब डॉलर से ज्यादा का बाजार बना देना। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक इंडो फिल्म सहयोग देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत पर आधारित सह निर्मित फिल्म है। भारत और यूके की सह निर्मित पहली फिल्म भाई साहब कौन है, देवी चौधरानी है। इसको याद रखना। ठीक, इसको याद रखना है, देवी चौधरानी, क्योंकि इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम इस सहयोग से ये चीजें निर्मित होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषा सूत्र का विवाद क्या क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको पता होगा कि के कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है। 2020 में तब कोविड भी था। ठीक, ये चीजें बन गई। अब इसमें क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है और विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले क्या है कि फरवरी मार्च 2025 को सबका शिक्षा अभियान पीएम श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली एक राशि 2,152 करोड़ रुपए, ये राशि एनईपी 2020 के तहत दी जा रही थी। और इसको करने के कारण क्या हुआ, ये विवाद फिर से त्रिभाषा सूत्र, मतलब कहने का मतलब ये है कि समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना, ठीक, इन दोनों के तहत भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पैसा दिया कि भाई आप अपने यहाँ के समग्र शिक्षा अभियान में पैसा लगाइए और पीएम श्री में लगाइए और एजुकेशन को बढ़िया बनाइए। लेकिन क्या हुआ, एनईपी के तहत ये चीजें दी, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पैसा लेने से मना कर, बोले कि हम नहीं लेंगे। अब देखो तमिलनाडु का क्या सोचना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का, उसका ये सोचना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये सोचना है कि अगर हम एनईपी अपने यहाँ लागू करेंगे तो त्रिभाषा सूत्र भी हमारे यहाँ लागू होगा और हम हिंदी को पसंद करते नहीं है, तो हम अपने यहाँ बच्चों को हिंदी क्यों पढ़ाएं। अगर हम हिंदी एक बार पढ़ाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करते करते हिंदी आ जाएगी और हमारी खुद की तमिल खत्म, मतलब तमिल भाषा। इनका कहने का ये मतलब है। तो तमिलनाडु बोलता है, तमिलनाडु का जो है शिक्षा का माध्यम है और हिंदी है। सीधी सीधी तमिलनाडु बोलता है कि हम अपनी भाषा तमिल में और इंग्लिश में पढ़ाई से बहुत संतुष्ट है, हमें किसी त्रिभाषा फॉर्मूले की जरूरत नहीं। लेकिन भाई गवर्नमेंट की एनईपी बोलती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाए। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला है, हमारे यहाँ जब 1964 में यानी 1964 और 66 के बीच में जब कोठारी आयोग बना था, उसने ये बात बोली थी कि त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाया जाए। ठीक, अब देखिए हुआ क्या क्या है भाई, इसमें जब पैसा लेने से मना कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो भाई साहब भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसकी क्या है, शिक्षा की स्थायी समिति है, वो बैठी और उसने बोला कि ये जो पैसा लौटा है ना इस तरह, इसको असंवैधानिक विरुद्ध बता, बोला कि ये असंवैधानिक है और संघीय भावना के विरुद्ध बता दिया। और उसके बाद से बोला है कि अब केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बात कह रही है कि जब तक तमिलनाडु
तब तक उसको और फंड हम देंगे ही नहीं। ये बात कह दी। जब ये बात कह दी तो ये मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में चला गया तो तमिलनाडु के बोला है कि ये भाई साहब भाई ब्लैकमेलिंग है, जो हमारे ऊपर चल रही है कि हिंदी को लागू करो, हिंदी को हम नहीं करेंगे, लेकिन लागू करो, ऐसी बात कही जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दे दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 12 मई 2025 को क्या दे दिया है, उन्होंने बोला है कि किसी राज्य को एनपीसी लागू करने के लिए बात नहीं किया जा सकता। और भाई साहब जब ये बात बोली तो बात ही खत्म हो गई कि कोई राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो ना करे। उन्होंने सीधी सीधी बात। तो बात ये इसमें क्या क्या हुई थी, सबसे पहली बात ये है कि समग्र शिक्षा मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बेसिक से बात बोली थी, और उसके तहत फंड दिया था, उसने देने से मना कर दिया, बोले कि हम इसके तहत फंड नहीं लेंगे, एनईपी के तहत हम फंड नहीं लेंगे। ठीक, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान था और पीएम श्री योजना थी। ठीक, उसके बाद जब उसने मना कर दिया और उसने ये बात बोली कि हम तमिल में और इंग्लिश में पढ़ा के अपने बच्चों को खुदा हमें नई भाषा और तीसरी की जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं कि भाई साहब त्रिभाषा सूत्र क्या है। अब त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आ जाती है। उसमें आ जाती है कि पहली भाषा मातृभाषा में दे दो या लोकल कोई लैंग्वेज में दे दो, दूसरी भाषा एजुकेशन अंग्रेजी में दे दो, अन्य भाषा दे दो, और तीसरी भाषा जो होती है कोई अन्य भारतीय भाषा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए कि भाई नॉर्थ इंडिया आना उनके लिए आराम हो जाएगा, हिंदी एक विकल्प के रूप में। लेकिन साउथ में क्या है कि हिंदी की बात हो जा रही है, हमने क्या बोलूँ उस पर, बस याद रखिए कि केंद्र न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हमारे यहाँ आई थी तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली तैयार की, और इनका लक्ष्य क्या था, 2040 तक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना, इनका लक्ष्य वही था। ठीक, इतनी ही बात है। अब आपको दो बातें और बता दे रहा हूँ, जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो दो चीजें और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जानते हैं और एक पीएमश्री के बारे में। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो है 2018 में आया। ये क्या है, स्कूलों के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्राइमरी से लेके 12 तक, क्लास 12 तक के यानी इंटरमीडिएट तक के बच्चों पर लागू होगी। अब ये स्कूलों पर लागू होगी, मतलब बच्चों में क्या है, स्कूलों पर लागू होगी। इसका काम क्या है कि शिक्षा की पहुंच को यूनिवर्सल बनाना, सार्वभौमिक बनाना, समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, मतलब शिक्षा और बेहतर बन जाए, ये काम करता है ये एकीकृत योजना। और पीएम श्री योजना अभी हाल ही में आई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक, श्री का ये क्या है, भारतीय गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें 14,500 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की बात, बस यही विवाद है। और उसके बाद क्या, भारतीय संविधान से अन्य जुड़े बहुत सारे क्या है आर्टिकल हैं जो दिए हुए हैं। इसमें जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 343 संघ की भाषा हिंदी होगी और नागरिक लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल 343। इसके बाद से आर्टिकल 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, आर्टिकल 300 और 350 तक और क्या बोलता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों का विशेष अधिकार होता है। ठीक, ये दो याद कर लीजिएगा और बाकी पढ़ लीजिएगा कि संघ की राजभाषा के संबंध में आयोग, और फिर ये पढ़ लीजिएगा राज्य की राजभाषा। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए, अगला टॉपिक है विजिंगजम विजिंगजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है। इसके बारे में सुन लीजिए बस। ये पहली बात तो ये है कहाँ पे विजिंगजम, तो विजिंगजम भाई साहब केरल के तमिलनाडु में, वो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। ये अरब सागर के तट पर स्थित है और ये क्या है, डीप वाटर एक पोर्ट बना है। अब देखिए, केरल का खुद लोकेशन ऐसा है जो ईस्ट और वेस्ट एकदम नीचे है, तो इसे समुद्र से, इंडियन ओशन से होके ये बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से होके ये चीजें जा सकता है। ठीक, तो ये इस प्रकार की चीजें, ये क्या है, विजिंगम देश का पहला समर्पित शिपमेंट बंदरगाह है। इसकी गहराई क्या है, 20 मीटर है और बंदरगाह है। ठीक, ये क्या करता है, इसकी क्षमता है 10 लाख टीयू प्रति वर्ष है। अब टीयू का मतलब क्या होता है, इसकी क्षमता 10 लाख टीयू है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट प्रति वर्ष। ठीक, ये 4 चरणों में ये योजना बनाई जाएगी। ये 4 चरणों में योजना क्या है, पूरी की जाएगी और जिसकी पूरी लागत क्या है, 20,000 है,
जब ये एक बार बन जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ जो व्यापार करने के लिए जो शिपमेंट आती है उनके लिए ये प्लेस बन जाएगा। अच्छा, ये हमारे लिए एक प्लेस बन जाएगा पैसा कमाने का फिर, और शिपमेंट अच्छी होगी तो ट्रेड हमारा अच्छा होगा। इसी के लिए बनाई। तो इसमें याद रखना है कि द्विजिंगा अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके जो कौन कौन भागीदार है भाई उसके बारे में देख लीजिए। इसको संचालन में क्या है, अडानी पोर्ट, अडानी समूह, केरल सरकार और इंडियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, ये 3 लोग मिलकर इसमें पैसा व्यय कर रहे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2060 तक अडानी पोर्ट बंदरगाह का, ठीक है, तो ये क्या है, एक डीप वाटर बंदरगाह है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।